दोस्तों अक्सर लोगों की इच्छा होती है कि उनके पास काफी सारा पैसा आ जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए या फिर ऐसा ही हो जाए कि वो कोई लॉटरी खरीद लें, बाद में वो लॉटरी लग जाए और उनके पास काफी सारा पैसा आ जाए। इस चीज की इच्छा हर कोई करता है, लेकिन एक लड़की के साथ ऐसा हुआ भी था कि उसे लॉटरी लग गई, लेकिन बाद में उसके घर वालों का ये कहना था कि अगर हमारी बेटी को वो लॉटरी ना लगती तो वो आज जिंदा होती। लेकिन उसे लॉटरी तो लग गई थी, लेकिन लॉटरी लगने के कारण ऐसी क्या चीज, क्या घटना उस लड़की के साथ बीत गई कि उसके घर वाले कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बातें करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इसी तरह की और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द ऐसे ही सोल्ड अनसोल्ड केस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। दोस्तों ये कहानी है 19 साल की करीना होल्मा की, जो कि स्किलीगार्ड स्वीडन में रहा करती थी और वो काफी ज्यादा अच्छे नेचर की लड़की थी जो औरों की मदद करना चाहती थी। और इसके साथ साथ उसका सपना था कि वो वर्ल्ड टूर करे। वो बाहर जाने की काफी ज्यादा शौकीन थी और इन्हीं के चलते वो हमेशा इस बारे में सोचा करती थी कि अगर उसके पास काफी सारा पैसा आ जाए तो वो पूरी दुनिया घूम कर आएगी, धरती पर मौजूद अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करेगी और वहां पर जाकर पूरी मौज मस्ती करेगी। उसे पूरी आशा थी कि वो एक ना एक दिन काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लेगी, जिसके लिए वो अक्सर लॉटरी टिकट भी खरीदती रहा करती थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी लॉटरी लग जाती है। उसे $1500 की लॉटरी लगी थी और ये पैसे इतने ज्यादा तो नहीं हैं कि वो पूरी दुनिया घूम पाए, लेकिन उसके लिए इतने पैसे काफी थे अपना पहला कदम उठाने के लिए। उसने एक प्लानिंग बनाई कि वो एक नई जगह पर जाएगी और जो ये पैसे हैं इन सभी पैसों से बाहर जाकर वो ऐसा काम धंधा कोई स्टार्ट करेगी जिसके बाद उसके पास लगातार पैसे आते रहेंगे, जिसके लिए वो स्वीडन से यूएस जा पहुंचती है। वहां पर जाकर उसने अपने काम धंधे को ढूंढना शुरू किया जिस तरह का वो करना चाहती थी और आखिरकार उसे वो मिल भी गया। धीरे धीरे कर उसकी यहाँ पर जान पहचान बढ़ने लगती है। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो कि उसे नॉर्मली जाना करते थे, काफी सारे ऐसे थे जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड वहां पर बन चुके थे और कुछ एक ऐसे भी थे जो कि वहां पर उसके काम धंधे में उसका हाथ बंटवाया करते थे। और उन्हीं में शामिल थे फ्रैंक और सूजन। ये दोनों ही कपल थे और ये करीना के साथ काम किया करते थे। उसका वहां पर काम धंधा बड़े ही अच्छे से चल पड़ा जिस तरह का वो चलाना चाहती थी और वो हर रोज उस पर मेहनत भी करने लगी। वहां पर उसके काफी सारे दोस्त हो चुके थे, तो इसी तरह काम करते करते उसे काफी टाइम बीत चुका था। तो एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई कि आज रात वो नाइट आउट करने वाले हैं। इस बारे में उसने फ्रैंक को भी बताया और फ्रैंक ने करीना से ये बात कही कि वो अपने बच्चों को संभालते हुए अपने काम पर जाते हुए काफी ज्यादा थक चुका है और एक नाइट आउट तो वो भी करना चाहेगा। और इसी बात का प्लान करके वो लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। करीना के एक दो दोस्त उसके घर पर आते हैं, फ्रैंक भी आ चुका था और वहीं पर उन लोगों ने पहले तो ड्रिंक करना शुरू कर दिया और थोड़ी बहुत वाइन पीने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं बोस्टन में मौजूद जंज बार की तरफ। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और बार में एंट्री लेने से पहले ही फ्रैंक ने ये बात करीना को बताई कि अभी वो इस बार में एंट्री लेने के लिए अंडर एज है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 19 साल की थी और यहाँ पर एंट्री लेने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। जिसके बाद उन लोगों ने एक फेक आईडी का जुगाड़ किया और उसके बाद वो लोग जा घुसते हैं उस बार में। वो लोग वहां पर जाकर ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और इसके साथ साथ काफी सारे और भी नशे करते हैं। वो लोग काफी ज्यादा सेट हो चुके थे कि इसी बीच करीना के एक दोस्त को पता चलता है कि करीना यहाँ पर बार में कहीं नजर आ ही नहीं रही है। तो उसने फ्रैंक को बताया और फ्रैंक ने ये बात कही कि शायद उसे कुछ ज्यादा ही नशा हो गया होगा, जिसके बाद वो हमें बिना ही बताए वापस घर चली गई होगी। वो टाइम 1996 का था और नॉर्मली किसी के पास फोन हुआ भी नहीं करते थे, तो वो लोग उसके पास फोन भी नहीं कर पाए। कुछ देर और बीतने के बाद वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। फिर टाइम आता है अगले दिन यानी कि 21 जून 1996 का, जब दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे और एक बेघर इंसान कुछ कचरे में ढूंढ रहा था ताकि वो प्लास्टिक वगैरह कुछ ढूंढ ले और उसके बाद उसे बेचकर अपने लिए खाना खरीद सके, कि तभी उसे वहां पर मौजूद एक बड़े से डस्टबिन में एक अजीब सी चीज महसूस होती है। जब वो वहां पर उसके पास जाता है तो
तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक इंसानी बॉडी पड़ी हुई है। इस इंसानी बॉडी के शरीर का ऊपर का हिस्सा तो यहाँ पर है लेकिन नीचे का नहीं। और उसने ये बात पहचानी उसकी कमर की हड्डी को देखकर, सिर्फ और सिर्फ वही बाहर दिखाई पड़ रही थी। तो उसने तुरंत वहां पर पुलिस को बुलाया और उसके बाद सारी की सारी चीजें बताई कि उसने यहाँ पर आकर कैसे इस बॉडी को देखा। तो पुलिस ने उस पॉलीथिन को खोलना शुरू कर दिया और उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर तो एक लड़की की बॉडी है जिसका अपर हाफ तो यहाँ पर पॉलीथिन में पैक करके फेंक दिया गया और पेट से नीचे वाले हिस्से का तो कुछ अता पता है ही नहीं। तो वो लोग वहां आसपास में रिसर्च शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस उस अपर हाफ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करती है कि ये बॉडी किसकी है, यहाँ पर ये किस तरह से आ गई और आखिरी टाइम में इसके साथ क्या हुआ होगा। और ये बॉडी किसी और की नहीं जबकि करीना की ही थी। जिस तरह से करीना को मारा गया था तो पुलिस को पूरा अंदाजा था कि ये काम किसी सीरियल किलर ने किया होगा। और वहां पर थोड़ी और जब वो तहकीकात करते हैं तो उन्हें वहां से एक फिंगरप्रिंट मिल भी जाता है। पुलिस को थोड़ी आस बनने लगी कि अब इस फिंगरप्रिंट को हम लोग स्कैन करेंगे और उसके बाद जितने भी क्रिमिनल यहाँ पर एक्टिव थे उन सभी के डाटाबेस से जब मैच करेंगे तो आखिरकार वो कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन उन कातिलों के डाटाबेस से जब उस फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है, मैचिंग की जाती है, तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता क्योंकि ये कत्ल उनमें से किसी ने किया ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें ये बात साबित हो गई कि इस लड़की को पहले तो गला घोटकर मारा गया है, उसके बाद इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए जिसमें से नीचे वाले हिस्से का तो कुछ पता ही नहीं और ऊपर वाला अब हमारे सामने ही है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने तरीके से केस को समझने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का सबसे पहला अंदाजा ये था कि ये जरूर लड़की किसी क्रिमिनल के हाथ लग गई होगी और उसने इसका गला घोट दिया, इसे इस तरह से मारकर यहाँ पर कचरे के ढेर में फेंक दिया होगा क्योंकि क्रिमिनल जो होते हैं वो खून के प्यासे होते हैं और वो इस तरह की हरकत करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। और दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद ये लड़की वहाँ बार में किसी लड़के से मिली हो, दोनों एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए होंगे और फाइनली उन्होंने ये बात सोची होगी कि अब उन्हें रूम ले लेना चाहिए। वो लोग कहीं पर चले गए होंगे, उन्होंने आपस में संबंध बनाने शुरू भी कर दिए होंगे और हो सकता है उसी टाइम उस लड़के ने इस लड़की का गला दबा दिया हो। जोश जोश में उससे ये कांड हो तो गया लेकिन बाद में उसे भी समझ नहीं आया होगा कि अब वो क्या करे, तो उसने इसे 2 हिस्सों में काट डाला ताकि पेट के नीचे का हिस्सा पुलिस को कभी मिले ही ना और पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे ही ना। डिटेक्टिव इन सभी बातों के बारे में अभी सोच ही रहे थे कि पुलिस दूसरी तरफ उस बार में जाकर पूछताछ करने लगती है और इसके साथ साथ पुलिस ने पूछताछ की करीना के दोस्तों से भी। पुलिस ने जब उसके दोस्त से पूछा तो उसके दोस्त ने बताया कि उसने आखिरी बार उसे लगभग 3 बजे के आसपास एक लड़के के साथ बार से बाहर जाते हुए देखा था। इसके बाद वो कहां पर गई उसे भी इस बारे में नहीं पता। वहीं बार में ही एक आदमी और भी मौजूद था और उसने भी ये बात कही कि इस लड़की को तो मैंने देखा था और ये लड़की उस रात काफी ज्यादा नशे में थी जिसके कारण ये बाथरूम में जाकर वहीं पर सोने लगती है। लेकिन तभी वहां पर बार के बाउंसर्स आ गए और उन्होंने इसे उठाकर बार से बाहर कर दिया। और पुलिस जब और ज्यादा छानबीन करती है तो एक बंदा ऐसा भी सामने आया जिसने ये बात कही कि हाँ मैंने इस लड़की को देखा था। दरअसल ये बार के बाहर ही एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ। इसी तरह पूछताछ करते करते एक बंदा ऐसा भी सामने आता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था अपनी टैक्सी की वेट में और उसी टाइम उसने देखा कि करीना एक लड़के से बात कर रही है जो कि गाड़ी में आया हुआ था। और पहले तो उस लड़के ने करीना को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और करीना वापस उस गाड़ी से उतर गई। और ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे पुलिस को वहां पर मिलते हैं जो कि करीना के बारे में काफी सारी अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा व्यक्ति किस टाइम की बातें कर रहा है और असल में यहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि कंप्लीट डिटेल कोई भी वहां पर नहीं जानता। कोई एक आधा बंदा था जिसने करीना को उस टाइम वहां पर देखा था और वो अपने अंदाजे के मुताबिक वो सारी बातें बता रहा था। और वैसे भी वो लोग यहाँ पर बार में आए हुए थे तो हो सकता है उन्हें कोई और लड़की दिखी हो जो कि बिल्कुल करीना के जैसी दिखाई देती होगी। और पुलिस इन सभी बातों को सुनकर कोई खास डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो पुलिस अंदर जाती है उस बार के और जब उसके मैनेजर से उसने बात करना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा कि जनाब यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और एक एक बंदे के बारे में हम लोग आपको नहीं बता सकते। हाँ बाहर कैमरा लगा हुआ था, अगर आप लोग देखना चाहें कि वो लड़की बाहर निकलकर क्या करती है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। और पुलिस ने जब उस सीसीटीवी वीडियो को देखना शुरू किया तो उसमें करीना ज्यादा जगह पर तो कैप्चर नहीं हुई थी, जबकि एक वीडियो ऐसी सामने जरूर आई जिसमें वो एक आदमी से बात कर रही थी जो कि लगभग 40-45 साल का रहा होगा और उस आदमी ने सुपरमैन की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके साथ एक कुत्ता भी था। और जब पुलिस वालों ने उस आदमी के बारे में पूछताछ करनी शुरू की तो उन्हें पता
चलता है कि ये बंदा अक्सर यहाँ पर रातों को घूमता है। यूं ही उसके कुत्ते के साथ उसे घूमते हुए काफी सारे लोगों ने देखा है और वो भी काफी बार। तो पुलिस को अंदाजा होता है कि करीना इसी के साथ बातें कर रही है और हो ना हो ये इसी तरह अक्सर घूमता रहता है तो जरूर गड़बड़ इसी में होगी। तो पुलिस उस आदमी का पता लेती है और जा पहुंचती है उसके घर पर और उसने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि जनाब हम लोग थोड़ी देर वहां पर खड़े थे तो हम लोगों ने बात जरूर की थी, लेकिन उसके गायब होने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उस आदमी का वकील वहां पर तब तक आ चुका था और उस वकील ने पुलिस को ये बात बताई कि ये एकदम बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, ये इस तरह का काम नहीं कर सकता, बस इसे थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण अक्सर ये रातों को घूमने के लिए निकल पड़ता है और मैं इसे पिछले काफी सालों से जानता हूँ। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक और बंदा ऐसा सामने आया जिसके साथ करीना लास्ट टाइम बातें कर रही थी और वो था एक होमलेस आदमी जो कि वहीं पर बार के पास उस टाइम मौजूद था और करीना बाहर आकर बार वालों को गालियां दे रही थी और ये बात बोल रही थी कि मेरे दोस्त मुझे अकेला छोड़ गए और कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पर एंजॉय कर लूंगी। जिसके बाद वो उस होमलेस बंदे के साथ वहीं पर डांस करने लगती है, लेकिन उसने उस बंदे के साथ भी ज्यादा टाइम नहीं बिताया। जिसके बाद उस बंदे ने ये बात कही कि मैं तो वहां से चला गया था क्योंकि ये लड़की शराब में धुत थी और मुझे तो सोना था क्योंकि अगली सुबह मुझे उठना भी है। और इन लोगों का क्या है, इनके पास पैसे हैं लेकिन मुझे तो अगले दिन भीख मांगनी थी। और थोड़ी बहुत देर जब छानबीन की गई तो ये बात सामने आई कि ये होमलेस बंदा भी बिल्कुल निर्दोष है। पुलिस ने वहां पर मौजूद आसपास जितनी भी जगह थी, अबेंडेंड जगह थी, जो खाली पड़ी जगह थी, उन सबको छान मारा था, लेकिन कोई भी ऐसी जगह उनके सामने नहीं आया जहां पर उस क्राइम को अंजाम दिया गया था। तो पुलिस जा पहुंचती है करीना के घर पर और वहां पर छानबीन करने लगती है कि हो सकता है हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। और वैसे तो वो बाहर से गायब हुई है, यहाँ पर हमें शायद ही कुछ मिल पाएगा। लेकिन जब पुलिस थोड़ी छानबीन करती है तो उनके हाथ कुछ एक लेटर्स लगते हैं जिसमें ये बात लिखी हुई थी उसने अपनी एक फ्रेंड को जो कि स्वीडन में ही रहा करती थी कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो रहा है और टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और ये सब चीजें मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी गलती है और कौन जानबूझकर अनजाना बन रहा है। लेकिन उसने साफ साफ इस बारे में कहीं पर भी नहीं लिख रखा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और करने वाला कौन है। तो पुलिस ने उसके दोस्त फ्रैंक पर शक करना शुरू कर दिया क्योंकि पुलिस जब फ्रैंक से बातें करती थी, इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती थी, तो वो इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था और वो अपने आप को इस केस से बचाने की कोशिश करता था। लेकिन पुलिस सीधी ये बात भी नहीं बोल सकती थी कि फ्रैंक इसके पीछे है क्योंकि जिस टाइम करीना गायब हुई थी उस टाइम फ्रैंक उस बार के अंदर था और इस बात के उसने पहले ही काफी सारे सबूत भी दे दिए थे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे जो अजीब बात ये हुई करीना की मौत के बाद वो ये थी कि करीना की मौत के एक दिन बाद ही फ्रैंक के घर में आग लग गई और वहां पर सारी की सारी चीजें जलकर राख हो गई, जहां पर जाकर पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती थी कि वहां से ही शायद कोई उन्हें सबूत मिल जाए। पुलिस फ्रैंक की वाइफ सूजन पर भी शक कर रही थी क्योंकि वो एक काफी अच्छी पेंटर थी और उसने काफी सारी ऐसी पेंटिंग बना रखी थी जो कि इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि करीना की मौत के बारे में उन लोगों को पहले से ही पता है। जिसमें सबसे पहली पेंटिंग ये थी जिसका नाम उन्होंने मैसेंजर रखा। यहाँ पर हम लोग एक एंजल को देख सकते हैं जो कि भूरे बालों वाले एक लड़की के पास आया हुआ है और मानो वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। और ये पेंटिंग किसी और ने नहीं जबकि फ्रैंक की पत्नी सूजन ने ही बनाई थी। इस बात को भी थोड़ा अगर स्किप कर दिया जाए कि हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो जरा इसकी ये सेकंड पेंटिंग देखिए। इस पेंटिंग का टाइटल सुजैन ने गर्ल इन द कैन लिखा था, जहां पर एक लड़की एक कैन के अंदर पड़ी हुई है। असल में अगर देखा जाए तो करीना भी एक डस्टबिन कैन में ही मिली थी। तीसरी पेंटिंग एक ये भी सामने आई जहां पर एक आदमी एक रस्सी लेकर एक लड़की को बांधने की कोशिश कर रहा है और वो लड़की मानो अपनी जान गंवा चुकी है और अब उसके अंदर से एक आत्मा निकल कर जा रही है। इसी तरह की काफी सारी और भी पेंटिंग पुलिस को वहां पर मिलती है, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया जिनसे पुलिस ये बात कह सके कि फ्रैंक और सुजैन ही करीना के मौत के जिम्मेदार हैं या फिर उन्होंने ही इसकी जान ली है। आज इस घटना को बीते हुए लगभग 27 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस बारे में पुलिस कोई अंदाजा नहीं लगा पाई, ना ही उसके कातिल को पकड़ पाए कि असल में इस कत्ल के पीछे कौन था। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस कत्ल के पीछे आखिरकार कौन था, फ्रैंक और सूजन, या फिर वो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनने वाला बंदा, या फिर वो होमलेस बंदा जिसके साथ करीना बाहर डांस कर रही थी, या फिर इनके अलावा कोई सीरियल किलर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड अगर आप लोग और कुछ भी जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर काफी सारी शॉर्ट्स वीडियो मैं लाता रहता हूँ, अगर आप लोगों को वो पसंद है तो वहां पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा।